हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचएससीसी सीईटी मेंस की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए और पीजीटी एग्जाम्स के लिए, जहां पर भी इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। और इस वीडियो के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा। बच्चों, ये वीडियो जो मैं रीड कर रही हूँ वो इंग्लिश में है, लेकिन आप लोगों को साथ साथ में हिंदी भी समझाती जाऊंगी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। ठीक है, शुरू करती हूँ आज की वीडियो, वरना थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने मटेरियल पढ़ लिया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो मेरे बैच के स्टूडेंट है उन लोगों ने तो मेरी वीडियो से पढ़ लिया होगा, और जो अदर स्टूडेंट है उन लोगों ने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप लोगों ने मटेरियल पढ़ लिया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो जो कि YouTube पर भी पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, उसके बाद आप लोगों को इकोनॉमिक्स में काफी हेल्प होगी। और इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट का रिवीजन पर्पज से चाहते हैं कोर्स लेना, तो मेरे क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। 1000 रुपी में अवेलेबल है, और इसमें आप लोगों का मॉक टेस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं, 10 मॉक टेस्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, शुरू करती हूँ। आप पहला क्वेश्चन आप लोगों का, द कर्व शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड गुड इज नोन एज। ऐसा कौन सा कर्व है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है? तो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, या फिर रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व है। तो पीपीसी एक ऐसा जो कॉम्बिनेशन को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है डिजायर्ड गुड की। तो योर आंसर इज बी। योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। कि जो यानी रॉबिन्स ने आप लोगों की कौन सी डेफिनेशन दी है, नेम ऑफ लियन रॉबिन्स, तो कौन सी दी है? मैंने हमेशा बताया आप लोगों को कि स्कैरसिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो आप लोगों की रॉबिन्स ने दी थी, यानी सेकंड का भी। ठीक है, फिर आ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय। हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट किया जाता है? तो हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट किया जाता है? ये एक एबिलिटी होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि भाई एक एबिलिटी होती है जो हम लोग कोई भी अजम्पशन लगाते हैं ना, क्या वो अजम्पशन सही है क्या गलत है, इस चीज का मतलब अजम्पशन ही होती है एक तरह की। तो एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली आउटकम फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द अजम्पशंस। ऑप्शन इज सी। फिर है, इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस सोल्ड बाय। ऐसा जो फ्री एंटरप्राइजेस होती है फ्री इकोनॉमी में, यानी फ्री एंटरप्राइजेस होती है, उसमें कौन प्रोड्यूस करेगा, कहाँ प्रोड्यूस करना है, ये फ्री इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है? तो आप लोगों की मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट में जो डिमांड सप्लाई का जो रूल होता है एक तरह से वो। तो आंसर इज फोर्थ का बी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, द प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई रूल फ्री इकोनॉमी में। फिर है, हु कंसिडर्ड political economy an inquiry into the nature, causes and wealth of the nation। ये मैंने इतने बार बताया हुआ है आप लोगों का। एडम स्मिथ ने की डेफिनेशन है 1707 ईस्वी में दी थी। ठीक है, फिर है आप लोगों का आगे सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ। कौन सी जो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को सेल्स ऑफ प्रेफरेंस को देते हैं? तो आप लोगों की देखो, वेल्थ दिया था एडम स्मिथ जी ने, है ना, वेल्थ से रिलेटेड। तो ये तो है नहीं, स्केल ऑफ प्रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता। एडम स्मिथ जी ने तो वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दी है ना। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें स्कैरसिटी। सेल्स ऑफ प्रेफरेंस ही तो बताती है स्कैरसिटी। यानी स्कैरसिटी मतलब क्या होता है बेटा? छटनी होता है एक तरह से। अगर आप लोगों के पास 500 रुपए है तो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, आप लेना चाहते हैं, एक मूवी भी देखना चाहते हैं, एक बुक भी लेना चाहते हैं, एक जोड़ी कपड़े भी, तो आप लोगों को 500 रुपए ही है बस। तो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ना, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ना कि किसको खरीदेंगे। तो वही स्कैरसिटी की डेफिनेशन ही प्रेफरेंस को बताती है, यानी सिक्स्थ आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बॉयड अ मोर वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसी कौन सी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जो वाइडली सबके द्वारा एक्सेप्ट की गई? तो ऐसी डेफिनेशन थी, अ स्टडी, वो साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस। ये चॉइस वाली है ना कि स्कैरसिटी पाई जाती है ये हर जगह। तो ये साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस एक
हर जगह डेफिनेशन बताई गई है इकोनॉमिक्स की। फिर है 8 द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी इज वन ऑफ, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो हर इकोनॉमी की होती है वो कौन सी होती है, तो वो मैंने बता दिया था ऊपर ही, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, यानी हमारी जो चाहत है वो अनलिमिटेड होती है। अगर एक इच्छा आप लोगों की खत्म हुई, अगर आप लोगों की एक इच्छा खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों की वांट्स है, चाहत है, वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनको पूरा करने वाले साधन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी 8th का डी आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डजंट शो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो नहीं करता है, तो मैंने बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या नहीं करता है, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है अंडर कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं बताता है कौन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर स्टेट वेदर इकोनॉमी इज, इकोनॉमी क्या है, कहता है इकोनॉमी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है बेटा, एक बार बार पूछा गया है कि एक साइंस है और एन आर्ट डिपेंडिंग ऑन हु इकोनॉमिक्स एंड व्हाट पर्पस, ये यानी आपसे पूछा जाए तो इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट दोनों है, ये कह रहा है साइंस भी है और आर्ट भी है, डिपेंड करता है कि किस पर्पस से आप चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर है आगे 11th क्वेश्चन, वो कौन है जो है एम्पैथेसिस करता है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज साइंस, जो कौन करता है इनमें से, नॉर्मेटिव क्या है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, और पॉजिटिव साइंस क्या बताता है, क्या है ना, ये चीज मैंने आप लोगों को जो मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये कौन बोलता है, तो जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है, ठीक है। ये PYQs है बेटा, प्लीज इनको करके जाना, आप लोगों के क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स हु इज कंसिडर्ड एज अ मास्टर ऑफ पार्शियल एनालिसिस, कौन बोलता है, कौन कंसिडर करता है पार्शियल एनालिसिस को लेकर, है ना, आप लोगों को याद, ये ना आप लोगों की कहीं ना कहीं जो उत्तर से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो आता ही है क्वेश्चन, अल्फ्रेड मार्शल सर ने। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना ही है आप लोगों को, ठीक है। डिडक्टिव मेथड जनरल टू पर्टिकुलर, हाँ जी होता है, सही है ये। फिर इंडक्टिव मेथड जनरल टू पर्टिकुलर, नहीं जी, दोनों कैसे हो सकता है, इंडक्टिव मेथड पर्टिकुलर टू जनरल होता है, तो बी गलत हो गया। बी फिर सी है आप लोगों का द इकोनॉमिक्स क्लासिकल, फिर आगे देखना ही नहीं है, ए सही है आपका। 13 का ए आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन ड्रॉन बाय इंडक्टिव मेथड, ऐसी कौन सी है जो इंडक्टिव मेथड से ली गई है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है आप लोगों की जो कि इंडक्टिव मेथड से ली गई है, ठीक है। तो द लार्जेस्ट द स्ट्रोक ऑफ मनी विद अ पर्सन, द लोअर इज द यूटिलिटी दैट ही ड्राइव्स फ्रॉम इट, ये इंडक्टिव मेथड की है, राइट, इंडक्टिव मेथड की है, ठीक है। फिर व्हाट इज द ट्रू ऑफ डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड के बारे में क्या ट्रू है आप लोगों को याद रखना है। तो डिडक्टिव मेथड के बारे में क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, रियलिस्टिक नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। डिडक्टिव मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है डिडक्टिव मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। व्हाट इज द ट्रू ऑफ इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के बारे में क्या ट्रू है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये इंडक्टिव मेथड से और डिडक्टिव मेथड से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने करवाया है। तो इंडक्टिव जो मेथड है वो इंपेरिकल है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड आप लोगों का, इंडक्टिव मेथड क्या है, इंडक्टिव मेथड क्या है, इंपेरिकल मेथड भी बोलते हैं इसको, राइट। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें आप लोगों को सभी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल कैन नॉट बी रिफ्यूटेड बाय इंपेरिकल एविडेंस, ना जी, इसमें तो एविडेंस होता है। मॉडल्स ट्रांसफॉर्म वर्बल एक्सप्रेशन टू मोर साइंटिफिक एक्सप्रेशंस, हाँ ये सही है, ठीक है। 17 का योर आंसर इज बी, 17 का आंसर है बी। 17 का कोई क्वेश्चन टिपिकल है, हो सकते हैं क्योंकि एडवांस लेवल के पेपर से भी लिए गए हैं क्वेश्चंस, बट इसका मतलब ये नहीं है, एक बार क्वेश्चन को जरूर देख कर जाएं। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी स्टडी फ्री इंटरप्राइजेस के बारे में, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो कैसे डिटरमाइन होती है, द प्राइस ऑफ द गुड्स, ये ऊपर से बता चुकी हूँ, ऊपर भी बता चुकी थी, द प्राइस ऑफ द गुड्स, द प्राइस, अब इसमें ना मोस्टली बच्चे ऑल ऑफ दीज आंसर लगाएंगे, है ना, लेकिन ऑल ऑफ दीज नहीं है इसका आंसर, द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर है आगे आपका विच एस्पेक्ट टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कौन सी चीज है जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व होती है। फिर फेयरनेस ऑफ टैक्स की फेयरनेस होनी चाहिए, तो ये चाहिए मैं बता रहा है ना, व्हाट शुड बी, ये तो है, इंसिडेंट्स तो है, ये भी है, और ये तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो फेयरनेस ऑफ, ये नॉर्मेटिव को बताता है।
जो ऑलरेडी है, जो पॉजिटिव है वो ऑलरेडी है, और नॉर्मेटिव होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए टैक्स में, ठीक है। फिर है आप लोगों का 20 क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स प्राइमरी विद, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइमरी डील किस में करती है? तो आप लोगों का कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, जर्नल नहीं भाई, जर्नल में तो करती नहीं है, जर्नल इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है, पार्शियल नॉर्मेटिव नहीं, नॉर्मेटिव नहीं, डायनामिक पार्शियल, ये पार्शियल तो आएगा, कंपैरेटिव आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, तो योर आंसर इज ये कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स और पार्शियल इक्विलिब्रियम और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में डील नहीं करती, आप लोगों को पता है। माइक्रो, माइक्रो क्या बताती है? जो है को बताती है, ठीक है। पॉजिटिव में डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये जो ऑप्शन वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोगों को ध्यान से पढ़ने होते हैं बेटा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्नली प्राइमरी विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ टू, होम टू प्रोड्यूस। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद प्राइमरी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ओके, is primary time path and process is one of the another, हाँ, टाइम को ज्यादा मानती है, टाइम पाथ बताती है, प्रोसेस वन इक्विलिब्रियम, आंसर इज सी। 21 का आंसर आएगा आप लोगों का सी, 21 का आंसर आएगा सी। फिर है व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एसोसिएटेड विद जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से एवरीथिंग डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स, बिल्कुल बिल्कुल। 22 का फर्स्ट, फिर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्ड, ऐसा जो इकोनॉमिक से क्लोजली एसोसिएट करता है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और आप लोगों को पता होगा, जैसे ऊपर भी बताया था, स्केयर, ठीक है। फिर है द मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स को मुझसे पढ़ा है एटलीस्ट वो तो नहीं भूलेंगे। जो इक्विलिब्रियम है वो वहां पे कुछ ना कुछ चीज इक्वल होती है, तो बैलेंस तो यहीं पे हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ द, ये वाला ही आंसर हो जाएगा। फिर है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करता है या ग्रुप की बात करता है, इकोनॉमी की एज अ होल या सोसाइटी एज अ होल। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आता होगा मेरे बच्चों को तो एटलीस्ट, एंड इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की बात करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर है द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूज रेगरेंट फ्रिश, ये भी पता होगा कि पहली बार माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड किसने किया था? आप लोगों के रेगरेंट फ्रिश सर ने किया था, है ना, ये आप लोगों को याद होगा। फिर फंक्शंस रेफर्स टू रेफर्स टू अ फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या रेफर करता है ना। तो जो फंक्शन है वो क्या बताता है? द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन इज दिस। योर आंसर इज डी। मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी ना, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ एन इकोनॉमी इज जज्ड बाय इट्स पावर टू, द वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है, उसकी जज कैसे करी जाती है पावर को, वो आप लोगों को एक बार मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। एक्सप्लेन एन इकोनॉमिक फिनोमिया, प्रिडिक्ट द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिया, प्रूव अ डिस्प्रूव अ हाइपोथेसिस, रिवील लॉज, ना लॉस हो ही नहीं सकता, जज्ड, एक मिनट, द वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इज जज्ड बाय इट्स पावर, ये तो होगा ही नहीं, हाइपोथेसिस भी नहीं हो सकता, कोर्स ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिया, कोर्स, ये बेटर आंसर इज 21 का ए, 28 का ए, राइट। द सब्जेक्ट मैटर ये बता चुकी है, दोबारा आया ये क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत रिपीट हो रहा है, प्लीज ये ना पीवाई क्यूज में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का भी। 29 का क्या है? स्कैरसिटी। अब इसमें क्या है? स्कैरसिटी तो है इसमें, लेकिन स्कैरसिटी और चॉइस का मतलब एक ही होता है, तो योर आंसर इज डी, ठीक है। थोड़ा रटना भी नहीं, आके नाक खुला रख के तब चीजों को पढ़ना है। ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशंस आप लोगों के ने किसने दी थी? ये ना मैंने एक डेफिनेशन की वीडियो करवा रखी है, वो मैं आप लोगों की डाल दूंगी, आप लोगों की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। जो डेफिनेशंस की वीडियो है वो मैंने सीईटी वालों को कराई थी, बट आप लोगों के पीवाईक्यूज में आ रहे हैं तो वो मैं आप लोगों की प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड कर दूंगी, ताकि इसमें जो डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आप इजिली टैकल कर सकते हो, राइट। तो मैं ये एक बार ऐड कर दूंगी आप लोगों की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जो आप लोगों का क्या है क्वेश्चन, ग्रोथ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? ग्रोथ से रिलेटेड आप लोगों की पॉल सैमुअलसन सर ने दी थी। फर्स्ट इकोनॉमिक को जो कॉइन किया था वो रेगनर फिश ने, एंड 31 का भी ये आएगा, आप लोगों को पता है ये तो। जो डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पता है आप लोगों को, बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर याद कर लो, जो चैप्टर है वो डील करता है।
फैक्टर प्राइसिंग है आप लोगों को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है। अब मैम हमें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक के चैप्टर ही नहीं पता। अरे बेटा इतना तो पता होना चाहिए कि प्राइस डिमांड थ्योरी ये तो हम पढ़ते ही है, प्रोडक्ट प्राइसिंग हाँ जी ये भी पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में तो डी आंसर, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब में डील करता है। फिर है प्रोफेसर रॉबिन्स, रॉबिन्स स्कैरसिटी की बताता है। रॉबिन्स सर क्या बताते हैं? स्कैरसिटी। फिर है अ थ्योरी, अ थ्योरी इज, एक थ्योरी होती है वो क्या होती है? एक अजम्पशन होती है या फिर क्या होती है? एक थ्योरी जो किसी भी के द्वारा दी होती है वो एक अजम्पशन होती है या फिर वैलिड वैलिड हाइपोथेसिस, एक वैलिड हाइपोथेसिस होती है जो कहीं ना कहीं अप्लाई होती है और एग्जांपल के थ्रू हम समझते भी है ना? हम कहीं ना कहीं तो एक थ्योरी क्या होती है? एक वैलिडेटेड हाइपोथेसिस होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ बुक्स, ये तो मेरे हिसाब से बेटा पता होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया? अगर ये भी नहीं पता ना तो अब महानालायक है। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ आप लोग महानालायक है। ये मार्शल सर ने दी थी, ये उनकी ही बुक है, राइट। फिर है 36 एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है? एवरेज रिवेन्यू क्या होती है? किसी एक नंबर को मतलब एक नंबर को टारगेट करके निकाल रहे हैं तो टीआरटी ये तो है ही नहीं, टीसी ये कुछ होता ही नहीं है और ये भी कुछ नहीं होता। योर आंसर इज टीआर, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मतलब टोटल रिवेन्यू कितना हुआ है उसमें से एक का रिवेन्यू निकाल रहे हैं तो आप क्या निकालते हो? टोटल रिवेन्यू कितने पैसे कमाए डिवाइड बाय कितनी यूनिट थी, तो एवरेज रिवेन्यू आ जाता है। आप लोगों का 36 का आंसर इज बी। फिर है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ, क्या स्टेटमेंट होती है ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो मेड करी जाती है रिसर्चर के द्वारा। 37 क्वेश्चन है। फिर है स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड ना एक्सपेक्ट, एक वैलिडिटी, वैलिडिटी होती है विच टू बी टेस्टेड, ये 37 का डी। फिर है क्लासिकल सिस्टम। एक क्लासिकल सिस्टम द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सोल्व्ड बाय, जो क्लासिकल सिस्टम होता है उसमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सोल्व किसके द्वारा की जाती है? इसमें ये पूछ रहा है आप लोगों से। गवर्नमेंट के द्वारा ना भाई, क्लासिकल पुराने टाइम में या इन द क्लासिकल सिस्टम द बेसिक इकोनॉमिक्स आर सोल्व्ड बाय, जो बेसिक सिस्टम था वो सोल्ड बाय किया जाता था, किया जाता है प्राइस मैकेनिज्म। क्या? प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। द बेसिक इकोनॉमिक ना बेटा, इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म नहीं था। एक मिनट, ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, एक मिनट आई विल चेक, वेट करना 2 मिनट, मैं एक बारी चेक करती हूँ। क्लासिकल मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, क्लासिकल क्लासिकल सिस्टम। हम्म हम्म इसका आंसर गूगल पे तो यही दिखा रहे हैं, प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म ही कर लेना आप लोग, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर गूगल पे आप लोगों का प्राइस मैकेनिज्म ही है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, आप लोग एक बार देख लेना या मैं किसी अदर वीडियो में इंक्लूड कर लूंगी। इसका आंसर 38 का बी ही दिखा रखा है गूगल पे, ठीक है। फिर है आप लोगों का 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन है आप लोगों का। एक मिनट। तो ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी? ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न विद, ग्रोथ डेफिनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, तो योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। फिर है आप लोगों का आगे, देखो अब मार्केट, एक मार्केट क्या है बेटा? एक मार्केट है क्या, ठीक है, ये बता रखा है। तो मार्केट क्या एक प्लेस से रिलेटेड है, ये मैंने डेफिनेशन आप लोगों को नेसेसरी रेफर्स टू मीटिंग प्लेस ना, कि जरूरी नहीं है मार्केट का मतलब एक प्लेस से हो, तो डज नॉट नेसेसरी टू की मीटिंग जहां पर भी बायर और सेलर मिलते हैं वही मार्केट कहलाती है, तो योर आंसर इज बी। फिर एट द कर्व शोइंग पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन डिजायर्ड इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी आप लोगों को पता है। 41 का योर आंसर इज बी, 41 का आंसर बी, ठीक है। कि ये मैं करा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से कराया आप लोगों को वीडियो में भी, ठीक है। फिर है आगे द एवरेज, ये मैं बता चुकी थी ऊपर। जो इसमें उसमें एवरेज रिवेन्यू पूछा था, इसमें एवरेज फिक्स का क्या होगा? टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, योर आंसर इज 42 का ए।
फिर है 43 एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसे होता है, तो डाउनवर्ड हुआ ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो आप लोगों का 43 का आंसर इज बी। फिर है आगे 44, एक मिनट, 44 आगे कर लेती हूँ एक बारी। डैश इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन एन इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द इंटरेक्शन इज सोसाइटी, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है, तो सोशल साइंस आ गया। फिर है आप लोगों का इन द 19th सेंचुरी के अंदर argued that ideas pass through three rising stages, namely theological, philological and scientific। ये किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, मतलब एक दो एग्जाम में ना ऊट पटांग क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमिक्स के, ताकि फंस जाए बच्चे, तो वही है बस, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए, आंसर इज ए। फिर है 46 का क्वेश्चन है, डैश इज द डिस्टेंस for much greater use of mathematics than the other science। मैथमेटिक्स से ज्यादा अदर साइंस यूज होते हैं। डेवलपमेंट मेड बाय पॉसिबल बाय डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ये तो आपको पता ही होगा बेटा, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है और बच्चों का ठीक भी हुआ होगा सभी का। 46 का सी। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर ऑफ जर्मन साइकोलॉजी, जर्मन के नाम से आगे आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती अगर कोई बच्चा दिमागदार है तो। जर्मन कौन थे? मैक्स वेबर थे, तो आंसर इज बी। फिर इंटरनेशनल सोशल साइंस एसोसिएशन, इंटरनेशनल सोशल साइंस एसोसिएशन है, आप लोगों को पता भी होगा। फाउंड अंडर द अंडर किसके अंडर फाउंड होता है? तो यूनेस्को। यूनेस्को 48 का आप लोगों का आंसर ए है। फिर है डैश सोशल साइंस डिसिप्लिन डील विद द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, जो डिफरेंट एस्पेक्ट से डील करती है वो आप लोगों की डेमोग्राफी है, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट से डेमोग्राफी नहीं, एक मिनट, 49 फिर से, अच्छा मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा। देखो, सोशल साइंस डिसिप्लिन डील विद द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बायोलॉजी। सोशल साइंस यानी ह्यूमन के माइंड की स्टडी करना, ये एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी, ये इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी आई हुई है एंथ्रोपोलॉजी करके, कि ह्यूमन माइंड की स्टडी करना एक तरह से वो है। फिर है आप लोगों का 50 क्वेश्चन, सोशल साइंस कैन हेल्प टू अप्रिशिएट द वैल्यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी। यस, बिल्कुल करता है। यूनिटी, तो ये है ट्रू, 50 का फर्स्ट। फिर है आप लोगों का 51। आज 60 क्वेश्चन करा देती हूँ, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखती हूँ कितना टाइम, अभी तो कमी है तो करा देती हूँ और क्वेश्चन आगे। देखो 51 क्वेश्चन है आप लोगों का, 51 क्वेश्चन पढ़ो। 51 क्वेश्चन है, is a primary done by the observing or testing real life data or analyzing pattern of some specific events। ये ना डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि नेट हो गया आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों का पीजीटी एग्जाम्स हो गए, उन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों का बेसिक टू एडवांस मैंने क्लियर करवाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रिसर्च से रिलेटेड है, तो इंपेरियल रिसर्च, ठीक है, इंपेरियल रिसर्च, ये आप लोगों का नहीं बनेगा क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इसको। फिर डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज में बांटा इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से, तो वो थे आप लोगों का कार्ल मार्क्स ने बांटा है। मैकेनिज्म डिफाइंस, मैकेनिज्म ऐसा कौन सा है जो डिफाइन किया जाता है? दोज मेथड सोसाइटी ट्राइज इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर टू गिव एन ऑर्डर। सोसाइटी ट्राई करती है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के, तो आप लोगों को सोशल कंट्रोल है, ये पता होगा। इम्प्लिसिट कोर्स कौन सी? इम्प्लिसिट कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जो बाहर के किसी भी बंदे को देनी नहीं पड़ती, जो खुद को पेमेंट करी होगी, तो यानी पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। अगर हम खुद से काम कर रहे हैं, अगर वो खुद ना करके किसी और से करवाते तो पेमेंट देनी पड़ती ना, तो ऐसी कोई इम्प्लिसिट कोर्स बोला जाता है, यानी 54 का आंसर है सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लिसिट कोस्ट फॉर अ फर्म, इम्प्लिसिट कोस्ट कौन सी है फर्म के लिए? फर्स्ट है ऑफ वर्कर्स वेजेस सैलरी ऑफ द फर्म, नहीं, ये तो एक्सप्लिसिट है, किसी और को दे रहे हैं हम लोग, है ना। फिर है आप लोगों का पेड ऑफ लीजिंग, ये भी किसी और को दे रहे हैं। फिर पेड फॉर प्रोडक्शन सप्लाईज ऑफ, ये भी दे रहे हैं। ऑफ द फोरगोन ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म, ये 55 का डी, यानी ये किसी को नहीं दे रहे हैं। फोरगोन बाय ओनर के द्वारा फोरगोन की जा रही है, ठीक है। फिर है इफ अ फार्म रेवेन्यू जस्ट कवर all its opportunity cost, then the normal profit opportunity cost
दो फर्म का रिवेन्यू है वो सिर्फ कवर कर रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो क्या होगा आप लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होगा, ये मैं सोच रही हूँ, है ना। तो नॉर्मल कॉस्ट जीरो होगा नहीं, फिर आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होगा, क्योंकि जो आप लोगों की इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होगा क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर है कहाँ है, सपोज अ फार्म सेल्स इस प्रोडक्ट एट अ प्राइस, ऐसा मतलब सपोज किया है किसी फार्म ने, ये एजम्पशन का क्वेश्चन है, सपोज किया है किसी फार्म ने एक प्रोडक्ट को सेल कर दिया, उसकी प्राइस लोअर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस विच इज ट्रू। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही मैच कर रहा है आप लोगों का कि फिर क्या होगा। तो द फार्म विल अर्न अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, नहीं जी नहीं होगा, ये तो मैंने बताया ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट तो नहीं होगा। फिर है फेस अकाउंटिंग, नो ये भी नहीं, यहाँ पे ये होगा आप लोगों का द फार्म में अर्न अकाउंटिंग प्रॉफिट तो अर्न करेगा बट फेस इकोनॉमिक लॉसेस फेस करेगा। आंसर इज डी, ठीक है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक मिनट छोड़ दो 58 को। द शॉर्ट रन, एक मिनट, द शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच, टाइम पीरियड कौन सा होता है शॉर्ट रन के अंदर, कितना टाइम पीरियड माना जाता है आप लोगों का सम, जहां पर ये टाइम पीरियड नहीं पूछ रखा, जहां पे फैक्टर्स शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री है, वो देख लीजिए। तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो होता है जिसमें कुछ वेरिएबल, कुछ फैक्टर्स फिक्स और कुछ वेरिएबल होते हैं। फिर लो ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया और बार बार बोला था, बच्चा यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चा यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे ने अगर सुनी होगी तो उसको ये क्वेश्चन आता होगा। जहाँ पे द फर्म यूजेस मोर वेरिएबल रिसोर्सेज गिवन quantity of fixed resources, the average cost of no, the marginal product of the firm will be eventually decrease, ये आएगा। आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज बी, ठीक है। मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, इकोनॉमिक्स के ये 60 क्वेश्चन करा दिए टॉपिक वाइज में, ठीक है। ये लगभग आप लोगों की 30 मिनट्स की क्लास हो गई है। 30 मिनट्स के अंदर मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन करा दिए इकोनॉमिक्स के। जिन बच्चों को ये लगता है ना कि मैम हमने मैटर पढ़ लिया है, क्वेश्चन कहाँ से लगाए, तो मैंने उस पर्पज से कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को डर नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स लंबे टाइम तक नहीं पढ़ी है और कैसे क्वेश्चन पुट होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पुट होते हैं और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। जो व्यूअर्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस तो आपको फ्री यूट्यूब चैनल पर ही डाल रखी है, और फिर भी अगर आप लोगों को एमसीक्यू पर्पज से चाहिए तो एमसीक्यू का मॉक टेस्ट चला हुआ है, जो कि आपको 200 रुपी में, सिर्फ 200 रुपए में आपको 10 मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरी एप्लीकेशन बिलीव योरसेल्फ पे मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगी। और दूसरी बात यह है, अगर किसी बच्चों का ऐसा लगता है बच्चों कि आप लोगों ने सिलेबस पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट नहीं पता है, या फिर बहुत पढ़ लिया है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। मेरा रिवीजन पर्पस है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो ठीक है। मैंने पूरा कोर्स भर भर के उसके अंदर नहीं कराया, मैंने जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीजें कराया है। जैसे मान लो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या चीज आपको छोड़ के नहीं जाना है, मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है यहाँ से क्या पढ़े क्या नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, तो नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़े। तो मैंने बहुत कम टाइम में और आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवाई है, आप लोगों को एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगी। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, मेरी ऐप को डाउनलोड करके 1000 रुपए में अवेलेबल है। उस क्रैश कोर्स को जो लेने वाला बच्चा है उसको मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये एमसीक्यू वीडियो टिल एग्जाम जैसे बच्चों ने बोला है आती रहेंगी। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है एचएसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो करवाइए, कुछ कोचिंग के बोल रहे हैं, कुछ सारे, तो मैं सारे ही करवाऊंगी अगर करवाने लगी तो, ठीक है। तो आप लोगों का मैं जरूर एग्जाम से पहले एचएसएससी के पीवाईक्यूज भी लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहें, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, और आप खुद के साथ ईमानदारी जरूर बरतें। कुछ दिन में 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कॉन्टिन्यूसली हर रोज बिना एक दिन भी स्किप करे 3-3 घंटे या 4-4 घंटे पढ़ना। तो प्लीज
एग्जाम की डेट की वेट ना करें, वो एक दिन में आ जाएगी, बट आप लोगों की प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कंटिन्यू पढ़ते रहें पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिविटी ही आपको आपके गंतव्य तक लेके जाएगी, और आप लोगों को अपनी अपनी मेहनत तो खुद से ही करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरे अच्छे बच्चे हैं, जो मुझे कंटिन्यूसली मुझसे जुड़े हैं, वो मेहनत कर भी रहे होंगे और अपना खुद से रिवीजन करके PYQs लगा रहे होंगे, और मेरी वीडियोस भी उन लोगों को हेल्प कर रही होगी। ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।